सांस्कृतिक नारीवाद। अब कौन सा नंबर होगा यहां देख लीजिएगा, कोई नंबर तो होगा ही। सांस्कृतिक नारीवाद, कल्चरल फेमिनिज्म, सांस्कृतिक नारीवाद, इनका मानना है कि पुरुष महिला के साथ मानसिक स्तर पर, चेतना के स्तर पर, नैतिक स्तर पर पूरा सम्मान दे। जो समाज में स्थान महिलाओं का है वही पुरुषों का हो, और सांस्कृतिक जो प्रतिमान है महिलाओं के, जो उन्हें बांधा है, उससे मुक्त किया जाए। कि नहीं ये महिला हैं तो अब इनके दिमाग में बचपन से ही भर दिया गया कि महिला है, महिला है, महिला है। तो महिला है तो अब ये सिर्फ महिला वाला ही काम इनके करना है, उनका बचपन उसी तरह से पला, उसी तरह से बढ़ा, पूरा उनका मानसिक स्तर ही तैयार कर दिया जाता है। ये उससे मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं चेतना के स्तर पे, मानसिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, मस्तिष्क के स्तर पे उनको इससे मुक्त किया जाए, महिलाओं को इससे मुक्त किया जाए। और नैतिक स्तर पे, चाहे वो पहनावे का हो, चाहे रहन सहन का हो, चाहे सोचने का हो, पढ़ने का हो, व्यवहार का हो, आदतों का है, हर तरह से उन्हें पुरुष सम्मान दे, उन्हें तय करने का पूरा अधिकार दे। आगे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी यहां चर्चा करूंगा सिमोन द बोआ का, आगे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। सिमोन द बोआ जिनकी एक पुस्तक आई द सेकंड सेक्स, आगे मैं उसकी विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। इस आते भी रुक के थोड़ा, वो लिखते हैं कि वुमेन नॉट बर्न मेड बाय सोसाइटी, महिला जन्म से नहीं होती है, उसको समाज बनाता है। ऐसा उसका परिवेश तय कर दिया जाता है, मानसिक रूप से इतना भर दिया जाता है, तो सांस्कृतिक रूप से उसे ऐसा तैयार कर दिया जाता है। सांस्कृतिक नारीवाद के समर्थक मानते हैं कि महिला को सांस्कृतिक रूप से उन्हें पुरुष के बराबर सम्मान, चेतना, विचारधारा, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। और जो सांस्कृतिक महिला प्रतिमान हमारे समाज ने बना दिया है कि उनको ऐसे रहना है, यही पहनना है, यही सोचना है, यही बोलना है, यही करना है, यही पढ़ना है, इसे हटाना होगा। और वो सब काम जो पुरुष कर सकता है करता है, क्योंकि बुद्धि और विवेक और क्षमता और ज्ञान में पुरुषों से बेहतर है, कम तो है ही नहीं है। तो उसे सारा वो सम्मान, सारी व्यवस्था देनी होगी। सांस्कृतिक नारीवाद ऐसी मांग करता है, और इसके लिए समाज उनके लिए उचित गुणों, उचित आदर्शों, उचित व्यवहारों, उचित प्रतिमान पेश करे, उनके मानसिक स्तर को हर तरह से, सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए, ऐसा स्वरूप लाए। अगला है अस्तित्व मूलक नारीवाद। अस्तित्व मूलक नारीवाद, अस्तित्व मूलक नारीवाद, अस्तित्व मूलक नारीवाद इस विचारधारा का समर्थन करता है कि नारी को पुरुषों के ही बराबर एक मनुष्य के रूप में देखा जाए, उनको नारी के रूप में न देखा जाए, उनका वही अस्तित्व समाज में मिले जो एक पुरुष का मिलता है। उनके वास्तव में वो नारी तो बाद में है कि क्या है, लेकिन पहले वो मनुष्य हैं, पहले वो मनुष्य हैं। तो मनुष्य के रूप में उनकी पहचान स्थापित किया जाए, उनका व्यवस्था दिया जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए, उनको अपना जीवन तय करने की पूरी अवसर मिले कि पहले तो मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते एक ह्यूमन वे में उन्हें परिभाषित किया जाए, उन्हें मनुष्य के रूप में खोजने का अधिकार दिया जाए, अपने जीवन को परिभाषित करने का अवसर मिले। उन्हें पूरा अपने जीवन चलाने का अवसर मिले। और यहीं पे सिमोन द बोआ, सिमोन
डिबोआ एक बहुत बड़ी राइटर हैं। 1949 में उनकी पुस्तक आई थी द सेकेंड सेक्स। द सेकेंड सेक्स। इनका मानना है कि औरत पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। जब औरत हमारे जब जब उसका जन्म होता है तभी हमारे समाज में उसको ऐसे माहौल में बना दिया जाता है कि कभी हम उसको व्यक्ति के रूप में देखते ही नहीं हैं, जबकि उसको व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। औरत तो बात की चीज है। तो समाज पहले उसके अस्तित्व को स्वीकार करे और खोजे कि वास्तव में वो मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते उसे क्या क्या करना है, और अगर पुरुष भी मनुष्य है तो वो सब काम वो करे जो पुरुष करता है। तो मनुष्य, पुरुष भी मनुष्य है, स्त्री भी मनुष्य है। तो मनुष्य के रूप में उससे स्वतंत्र जीवन धारा को विकसित करने का अवसर दिया जाए। समाज उसके ऊपर अपनी विचारधारा, अपने संस्कार, अपने स्वरूप को थोपे मत। ये अस्तित्व मूलक नारीवादी उनके अस्तित्व की बात करते हैं कि वास्तव में उसका अस्तित्व है, वो व्यक्ति का है। व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में उसे पहचान मिलनी चाहिए, उसे अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहिए, और हर तरह के वो अवसर मिलने चाहिए जो पुरुष को मिलते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों व्यक्ति हैं। अगला जो विचारधारा है वो है दलित नारीवाद। दलित नारीवाद, दलित नारीवाद एक ऐसी वैचारिक तत्व है नारीवाद का जो ये दुनिया के जो पिछड़े, दमित, पीड़ित, शोषित, कहीं रेस के आधार पे, कहीं रंग के आधार पे, कहीं जाति के आधार पे जो महिलाएं हैं उनको उचित सम्मान दिलाने की बात करता है। कहीं रंग के आधार पे, कहीं रेस के आधार पे, कहीं क्षेत्र के आधार पे, कहीं सामाजिक व्यवस्था में पिछड़ेपन के आधार पे। भारतवर्ष में हम देखें तो हमारा जैसे दलित समाज की महिलाएं हैं, अब उनको दोहरा मार झेलनी पड़ती है। एक तो जाति के स्तर पे बाई बर्थ उनका क्या दोष है कि उनको प्रताड़ित होना पड़ता है, तो जन्म के आधार पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है, एक समस्या। पुरुष और महिला होने के नाते उनके साथ भेदभाव किया जाता है, पुरुष करता है कि भाई आप महिला हो, तो उनको तो दोहरी मार झेलनी पड़ती है। तो ये विचारधारा इस मांग करती है कि जो दलित नारीवादी विचारधारा के हैं कि इनको तो दोहरा शोषण इनका होता है और हमें इनसे बाहर निकालना है। भारतवर्ष में हम दलित समाज को देख सकते हैं, दुनिया के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में, कहीं अमेरिका में आप देखें तो पहले अब तो ठीक हो गया है, बहुत हद तक ठीक हो गया है, मैं कह दूं कि एकदम ठीक हो गया है, लगभग तो कहा जा सकता है, क्योंकि वहां काले लोग बड़े बड़े पद प्राप्त कर रहे हैं। बराक ओबामा साहब जैसे प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। लेकिन कहीं कहीं दुनिया के तमाम क्षेत्रों में ये स्थिति अभी मौजूद है। और भारतवर्ष में तो हम देखें दलित समाज में तो महिला को एक तो जन्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है कि किस जाति में इसका जन्म हुआ है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दूसरा, उसका महिला होने के नाते उसको शोषण का शिकार होना पड़ रहा, दोहरी मार उसको झेलनी पड़ रही है। इन दोनों के शोषण से उसे मुक्त होना होगा, दोनों से उसे बाहर निकलना होगा। और जो जाति के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे या रेस के आधार पे और लिंग के आधार पे दोनों तरह का उसका शोषण है, इन दोनों शोषण को बंद करना होगा, इसे बाहर निकालना होगा। अगला है परिस्थितिकीय नारीवाद। परिस्थितिकीय नारीवाद। परिस्थितिकीय नारीवाद, इनका मानना है कि आज से लगभग 5000 साल, हजार साल पहले, 5000 साल का तो मानव सभ्यता का मिलता है चर्चा वर्णन। तो कुछ विद्वानों का, इनके जो समर्थक हैं उनका मानना है कि मनुष्य 5000 वर्ष पहले जो खेती बाड़ी करता था और
कृषि कार्य करता था, पुरुष ने उस सारे खेती बाड़ी प्रकृति के संसाधनों पर अधिपनाधिकार कर लिया। क्योंकि वो शरीर से शक्तिशाली था, अपने ताकत के बल पे, अपने षड्यंत्र के बल पे, अपने तिकड़म के बल पे सारे खेती बाड़ी भौगोलिक उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया। उसकी यही विचारधारा महिलाओं के साथ भी रही और उसने महिलाओं पर भी अपने शोषण लाद दिया, महिलाओं पर भी अपने शोषण स्थापित कर दिया। और जैसे वो प्रकृति का दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, वैसे महिलाओं का भी शोषण कर रहा है। क्योंकि शोषण उसके मानसिकता में हजारों साल पहले बैठ गया। प्रकृति से शोषण करना है, महिला से भी शोषण करना है। प्रकृति से उसको मिल रहा है कुछ, महिला से भी मिल रहा है। तो अब वो शोषणवादी मानसिकता लेकर के ही उसके दिमाग में इतनी उतर गई कि जैसे हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, वैसे हम महिलाओं का भी शोषण करें, और दोनों का शोषण कर रहा है। क्योंकि दोनों का एक तरह का स्वभाव है। इन विचारधारा के लोगों का मानना है कि महिलाएं भी प्रकृति की तरह है। प्रकृति भी बड़ी सहनशील है, दयावान है, उदार है, पैदा करती है, कुछ हमसे मांगती नहीं है, हमें देती ही देती है। हम चाहे जितना अत्याचार करें, प्रकृति हमें कुछ कहती भी नहीं है। ठीक इसी तरह से महिलाएं हैं। महिलाएं भी दया उदारता की खान हैं। प्रेम, सेवा, त्याग, समर्पण उनके अंदर भरा है। वो भी प्रकृति की तरह ही हैं। जैसे प्रकृति का हम मनुष्य ने शोषण करना शुरू किया, पैतृक समाज के लोगों ने, पुरुष मानसिकतावादी लोगों ने, पुरुष प्रधानवादी समाज के लोगों ने, वैसे महिला का भी शोषण शुरू किया। क्योंकि दोनों का समान स्वरूप है। महिला भी प्रकृति की तरह ही है। जैसे प्रकृति हमें अन्न देती है, फल देती है, तो वैसे महिला भी हमारे लिए बहुत काम की चीज है। सेवा करना, बच्चों का लालन पालन करना, यौन संतुष्टि प्रदान करना, हर तरह के आंख मूंद के बातों का मानना। तो इन्होंने प्रकृति और महिला को एक समान गुण मान करके पुरुषवादी पैतृकतावादी समाज के लोगों ने महिलाओं का शोषण किया और महिलाओं को, नारी को इसका विरोध करना है, इससे मुक्ति पानी है। क्योंकि महिलाओं में भी वही विविधता है, वही प्रेम है, वही देने की भावना है, वही क्षमता है, वही सेवा है, वही सहिष्णुता है, वही उदारता है जो नारी में है। और नारी और प्रकृति समान स्वरूप लिए हुए है। तो ये पुरुष जो शोषण कर रहा था, इससे हमें बाहर निकलना होगा, इससे लड़ना होगा और अपने सम्मान और हक को प्राप्त करना होगा। इस शोषण के विरुद्ध हमें लड़ना होगा। ऐसा इस विचारधारा के लोगों का मानना है कि ऐसा हमें लड़ना होगा, उससे निकलना होगा, उससे बाहर आना होगा। और हमें उसके लिए आध्यात्मिक स्तर पे, चेतना के स्तर पे, मानसिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सब स्तर पे, विशेष करके आध्यात्मिक यानी चेतना के स्तर पे और आर्थिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे हमें इससे बाहर निकलना होगा और हमें अपने स्थान को, अपने सम्मान को बनाना होगा। ऐसा इस विचारधारा के लोगों का मानना है। अगला है उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद। उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद। उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद। उत्तर आधुनिकतावादी तो मैंने थोड़ा सा चर्चा पहले कर भी चुका हूं। उत्तर आधुनिकतावाद को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। कि ये वो दृष्टिकोण है जब आधुनिकतावादियों ने माना कि पूरी दुनिया में बौद्धिक विवेक सार्वभौमिक रूप से स्थापित किए जाएं, निरपेक्ष रूप से स्थापित किए जाएं और सब लोग उसको माने। उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं सदी की विचारधारा जो मानती है कि बुद्धि और विवेक तो ठीक है, बट हर व्यक्ति की अपनी बुद्धि और विवेक होगा जो उसके लिए वो उचित समझे, आवश्यक समझे। कोई किसी के ऊपर लादेगा नहीं, यानी सापेक्ष होगा।
सापेक्ष ज्ञान की बात करते हैं, सापेक्ष ज्ञान की बात करते हैं। एवरी पर्सन हैज सॉवरन आइडेंटिफिकेशन, सेपरेट रीजनल पावर, सेपरेट मेंटल पावर। प्रत्येक व्यक्ति का अपना विवेक होगा, अपनी बुद्धि होगी, अपना सत्य होगा, अपना अलग अलग सोचने का अधिकार होगा। सार्वभौमिक रूप से, निरपेक्ष रूप से कोई विचारधारा किसी के ऊपर नहीं सौंपी जाएगी। इन्होंने यहां भी कहा कि ऐसा ना समझिएगा कि उत्तर आधुनिकतावादी बुद्धि और विवेक को तिरस्कार करते हैं, नहीं नहीं वो सार्वभौमिक रूप से लादी गई विचारधारा का तिरस्कार करते हैं। कहते हैं कि विवेक और बुद्धि तो ठीक है, लेकिन सबकी अपनी अपनी बुद्धि होगा, अपना अपना विवेक होगा। तो हर क्षेत्र की महिला का अपना अपना अपने अपने ढंग से सोचने की आजादी होगी, अपना अपना सोचने का। पूरी दुनिया के स्तर पे जो नारीवाद का एक मानक बनाया जाए, ऐसा नहीं है। हर दुनिया के हर नारी अपने अपने ढंग से, अपने अपने जीवन को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने संस्कार को लेके, विचार को लेके, शिक्षा को लेके, सारे को अपने अलग अलग उनके सोचने का पूरा अधिकार होगा। जो उनके अंदर विभिन्नता है, सांस्कृतिक विभिन्नता, एक कोई मानक उनको लादा नहीं जाएगा। अपनी विभिन्नता के अनुसार, अपने अलग अलग रुचि के अनुसार, अलग अलग क्षमता के अनुसार हर नारी को अपना जीवन स्तर तय करने का पूरा अधिकार होगा। अपने अपने विचार सभी को रखने का अधिकार होगा। क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी एक के विचारधारा को दूसरे ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं। वो तो पहले ही कह दिया कि सबका सत्य अलग अलग, तो सबका सत्य अलग अलग, तो सबका उचित अनुचित अलग अलग, सबकी परिस्थितियां अलग अलग, सबका विवेक अलग अलग, सबका बुद्धि अलग अलग, और हर व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार चलने के लिए स्वतंत्र है। और दुनिया के हर नारी का एक समस्या नहीं है, हर क्षेत्र की नारी की अलग अलग समस्या है, अलग अलग संघर्ष से करना पड़ रहा है, अलग अलग मोर्चे पे उसे लड़ना पड़ रहा है। तो जब अलग अलग मोर्चे पे लड़ना पड़ रहा है, अलग अलग शोषण अलग अलग है, सबका अनुभव अलग है, सबका स्वरूप अलग है, सबकी संस्कृति अलग है। भारत में जो महिलाओं की स्थिति है, जो तरह से उन्हें लड़ना पड़ रहा है, अमेरिका में कुछ और होगा, यूरोप में कुछ और होगा, गल्फ कंट्री में कुछ और होगा, खाड़ी देशों में पिछड़े समाज में कुछ और है, अगले समाज में कुछ और है, औद्योगिक समाज में कुछ और। अलग अलग महिलाओं की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उनकी सोच है, अलग चेतना है, अलग विचारधारा, अलग बुद्धि है, अलग उनका अनुभव है। तो सबको एक साथ न मिलाया जाए, बल्कि उनको अलग अलग अपनी विचारधारा तय करने का, अलग अलग अपना बुद्धि विवेक के अनुसार चलने का, अपना जीवन यापन करने का, क्योंकि उनका अनुभव अलग अलग है। हर महिला प्रेम को, स्वतंत्रता को, समानता को, शिक्षा को, विचारधारा को अलग अलग ढंग से सोचती है। उनका अनुभव अलग है, उनकी परिस्थितियां अलग है, उनको परिभाषित करने का अधिकार अलग है। इस नाते कोई एक निर्णय सबका निर्णय नहीं हो सकता है। यह प्रभाव था उत्तर आधुनिकतावाद का नारीवाद पर। उत्तर आधुनिकतावाद का नारीवाद पे प्रभाव पड़ा कि हर नारी, हर परिस्थिति अलग है, हर समाज अलग है, वहां की समस्या अलग है, उन समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है, उसका सामना करना पड़ रहा है। इस नाते किसी एक महिला के एक आइडेंटिफाई सिंबल्स को, विचारधारा को उन किसी के ऊपर थोप दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समाज की, क्योंकि समाज में विभिन्नताएं हैं, संस्कृतियां हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, अगड़ा है, पिछड़ा है, क्या बहुत सारा, और वो अलग अलग समस्याओं से लड़ रही, तो उनको अपने ढंग से, सबको अपने ढंग से जीवन यापन जीने, सोचने, विचारने, अपने जीवन तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये उत्तर आधुनिकतावाद का प्रभाव नारीवाद पे पड़ा। अब इसी के साथ साथ हम देखें तो ये सारी विचारधारा, नारीवाद की जितनी विचारधारा रही, ये सारी विचारधारा इस बात का समर्थक रही और सबका एक केंद्र बिंदु रहा कि महिलाओं के साथ पूरी दुनिया के स्तर पे शोषण है, असम्मान है, उनका तिरस्कार है, उनको उचित सम्मान मिले, उचित स्थान मिले, स्वतंत्रता मिले, अपना जीवन साथी, अपना कार्य, अपना क्षेत्र, अपना सब कुछ चुनने की आजादी मिले और उनका उचित सम्मान हो, अपने जीवन चुनने की उनको आजादी हो। जो समाज में पुरुषों का स्थान है वही महिलाओं का भी हो। सब सारी विचारधारा का अगर हम निष्कर्ष कहें, निचोड़ कहें, तो इसी बात में आ रहा है। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे, और जो प्राय चर्चाएं होती हैं वह है नारीवादी आंदोलन। नारीवादी
आंदोलन। नारीवादी आंदोलन अगर हम देखें तो कुछ विचारकों का मानना है कि अब तक इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं, चौथा शुरू हो चुका है, कुछ का मानना है कि हम तीसरे में चल रहे हैं, अलग अलग विचारधारा है। लेकिन वास्तव में इसकी जो पृष्ठभूमि आई वो यूरोप से आई। यूरोप में, विशेष करके अमेरिका में, महिलाओं के साथ पूरे यूरोप में बड़ी जाति रही, बहुत लंबे समय से। उन्हें एक उपभोग का बस समझा जाता था, घर की चारदीवारियों में कैद थी, कोई अधिकार नहीं था, न राइट टू प्रॉपर्टी, न राइट टू वोट, न राइट टू वर्क, कोई अधिकार उनको नहीं था। हर तरह के उनका शोषण हो रहा था। उस शोषण से वो तंग आ गई थी। और यूरोप में ज्ञान विज्ञान चेतना पुनर्जागरण का दौर चला, तो नारी भी उससे छूती नहीं थी। वो समाज के 50% हिस्सा, वो भी उससे प्रभावित हुई। और 1848 में आंदोलन अमेरिका में प्रारंभ हुआ। इसमें जेस मिल की भी बड़ी भूमिका थी और बहुत सारे लेखकों की भूमिका थी। उनको लगा कि हमें सिर्फ घरेलू काम नहीं करना है, हमें अपने बाहर निकलना है, अपने वजूद को तलाशना है, अपनी अस्मिता को पहचानना है, अपने आप को सम्मान दिलाना है। तो तरह तरह के उनको अत्याचार हो रहे थे, उससे मुक्ति पानी है। ऐसी विचारधारा उनके अंदर एक तड़फ थी, एक तड़पड़ाहट थी कि हमें इस मिथक को तोड़ना होगा, जो पैतृक समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुषवादी व्यवस्था है, उससे व्यवस्था से हमें बाहर आना होगा, हमें उचित सम्मान प्राप्त करना होगा। इसमें मुख्य रूप से, क्योंकि उस समय तक महिलाओं की अपनी कोई पहचान नहीं थी, अपनी कोई वजूद नहीं था, अपना कोई अलग विचारधारा स्वतंत्र स्थापित करने का कोई आधार नहीं था। इसमें मुख्य रूप से 2 पुस्तकों का बड़ा योगदान है। एक तो है ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। एक बहुत मशहूर पुस्तक आई 1845 में, और ये पुस्तक अमेरिकी थिंकर जो है ने इसे लिखा। ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ए विंडिकेशन VINDICATION, ए विंडिकेशन VINDICATION, विंडिकेशन OF ऑफ, THE द, राइट RIGHT राइट, OF ऑफ वुमेन WOMEN। तो ये पुस्तक आई, नहीं सॉरी 1792 में, ये पुस्तक आई 1792 में। मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट के द्वारा। और एक और पुस्तक आई, वुमेन इन द, एक पुस्तक, दूसरी पुस्तक वुमेन इन द 19th century, women in the 19th century, women in the 19th century। ये पुस्तक आई 1845 में, और इस पुस्तक को लिखा मार्गरेट फुलर ने।
तो मार्गरेट फूलर ने लिखा, दोनों अमेरिकन थिंकर हैं, द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1792 एंड वुमेन इन द 19th सेंचुरी मार्गरेट फूलर, ये दोनों पुस्तकें अमेरिकन थिंकर्स ने लिखा। वुमेन WOMAN वुमेन in the WOMEN women in the 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 19th century CENTURY मार्गरेट फूलर। इस पुस्तक ने नारीवादी आंदोलन को पृष्ठभूमि प्रदान किया, आधार प्रदान किया। इसी के साथ साथ हम ये न भूलें कि J.S. मिल की पुस्तक द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन का भी बड़ा योगदान है, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें आई नारीवादी आंदोलन को लेके, और इस पुस्तक ने ये स्पष्ट किया कि आज महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है दुनिया में। वो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सिटीजनशिप के रूप में है, सिटीजन के रूप में है। उन्हें हर तरह से अपने आप को स्थापित करना होगा। उनके ऊपर बहुत तरह तरह के अत्याचार हैं। उनका कोई अपना पहचान नहीं है, कोई अपनी अस्मिता नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई राइट नहीं है, और उन्हें अपने संघर्ष के द्वारा अपने स्थान बनाने होंगे। बहुत सारी मांग किया गया महिलाओं की तरफ से, और सबसे ज्यादा मांग किया गया, सबसे जो प्रमुख रूप से आया, वो था वोट का अधिकार। महिलाओं ने माना कि जो आज हमारी स्थिति खराब है, ये इस खराब के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम पॉलिटिकल रूप से डैमेज